दिस इज योर फ्रेंड राकेश। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में छोटा सा एक बेसिक नॉलेज गेन करेंगे। डियर फ्रेंड्स, माना कि वक्त सता रहा है मगर कैसे जीना है वो भी तो बता रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को थोड़ा सा टिपिकल टाइम लग रहा होगा क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है, वीडियोस को वॉच करना पड़ता है और उसके बाद स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। लेकिन आप अपने लक्ष्य को ना भूलें, जो आपने अपने लिए ड्रीम देखा है उसको ना भूलें। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे, आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ बेसिक देखेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम एक सही तरीके से सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंसेस होते हैं, यानी टाइप ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले आज की इस वीडियो के अंदर कुछ बेसिक देखेंगे। इसके अंदर देखेंगे क्लॉज क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। तो इस तरीके से हम इस बेसिक वाले वीडियो को अच्छे तरीके से हम वॉच करेंगे, तो उसके बाद नोट्स बनाएंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर तभी हमें अच्छे से समझ आ जाएगा या आ पाएगा जब हम इस वीडियो को अच्छे तरीके से क्या करेंगे, वॉच करेंगे और उसके बाद नोट्स बनाएंगे। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस कैसे होता है, कंपाउंड सेंटेंस कैसे होता है, इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे हमें किसी सेंटेंस को पढ़ते वक्त हमें यह पता चले कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। डियर फ्रेंड्स, सिंपल को जानने से पहले, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जानने से पहले हमें क्लॉज क्या होता है इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। यानी क्लॉज को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, कितने प्रकार के क्लॉज होते हैं और किस तरीके से हम इनका यूज करते हैं, और सेंटेंस और क्लॉज का क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में व्हाट इज सेंटेंस एंड व्हाट इज क्लॉज एंड व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड सेंटेंस, इसका भी हमें अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लॉज क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप एक क्लॉज को जानना चाहते हैं और एक क्लॉज के बारे में समझना चाहते हैं तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो जिसके अंदर क्या होता है, एक सब्जेक्ट भी होता है और एक वर्ब भी होता है। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। बस शर्त यह है कि उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर एक तो सब्जेक्ट होना जरूरी है, यानी मैंडेटरी है, और वर्ब, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का होना मैंडेटरी है। एक क्लॉज के अंदर एक छोटा सा ये यूनिट होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड से बनता है। और इसका एक सिंपल सी बात कह दूं कि ये यहाँ पे इसका एक मतलब भी होता है और मीनिंगफुल भी होता है। एक क्लॉज जो होता है इसके अंदर क्या क्या मैंडेटरी होता है, एक सब्जेक्ट मैंडेटरी होता है और एक यहाँ पे वर्ब जिसको हम प्रेडिकेट भी कहते हैं वो मैंडेटरी होना जरूरी है, यानी वो जरूरी है। और इसका एक क्या निकलती है, एक मीनिंगफुल सेंस निकलती है, एक मीनिंगफुल मतलब निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, आई प्ले, मैं खेलता हूं, तो आई यहाँ पे क्या है, आई यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और प्ले यहां पे क्या है, प्ले यहां पे एक वर्ब है। तो अगर आपको किसी सेंटेंस के अंदर यानी किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर एक सब्जेक्ट हो या वर्ब मिले तो वो आपका क्या होता है, क्लॉज होता है। अगर हम सेकंड एग्जांपल ले यहां पे, ही लाफ्स, वो हंसता है, तो ही यहां पे क्या अपने आप में एक सब्जेक्ट है और लाफ्स यहां पे क्या है, आप सभी को पता लगा क्यों लगा इसके साथ। ये यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लगता है कि जब भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं उसके साथ हम SRES का यूज जरूर करते। सो डियर फ्रेंड्स, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, लाफ्स यहाँ पे एक वर्ब है, तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये क्या है, क्लॉज है। यानी सिंपल सा आपको इतना सा अपने माइंड के अंदर याद रखना है कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज के अंदर जिस किसी सेंटेंस के अंदर या ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर क्या हो, एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। और एक छोटा सा यूनिट होता है, एक छोटा यूनिट होता है। अब बात करते हैं कि क्या डिफरेंस है एक सेंटेंस और क्लॉज के बीच में, क्या डिफरेंस है। उसके बाद ये डिफरेंस एक एग्जांपल से भी समझेंगे कि किस तरीके से हम सेंटेंस को डिफाइन करें और किस तरीके से हम क्लॉज को डिफाइन करें। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सा एक कंसेप्ट आपको मैं बताने जा रहा हूं जिससे आपका ये कंफ्यूजन अगर आपको है कि सेंटेंस और क्लॉज के बीच में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से ये डिफरेंट माने जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सभी सबसे पहले आपको ये पता चला कि क्लॉज जो होता है वो क्या होता है, एक स्मॉल यूनिट्स होता है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर क्या होता है, एक तो सब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, एक तो यहां पे उसके अंदर प्रेडिकेट जिसको हम वर्ब कहते हैं, जो यहां पे एक्शन होता है उसको बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। लेकिन सेंटेंस के अंदर क्लॉज होते हैं, क्लॉज के अंदर सेंटेंस नहीं होता। एक बात याद रखें, जब भी आप सेंटेंस को बनाते हैं तो सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्लॉज की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। इससे यह पता चलता है कि सेंटेंस के अंदर क्लॉज होता है। इसका मतलब है कि छोटे छोटे यूनिट्स, यानी छोटे छोटे यूनिट्स का मतलब क्लॉज, छोटे छोटे क्लॉज को जोड़कर एक सेंटेंस बनता है। आप अपनी कॉपी पेस्ट वाले
लाइन को अपनी भाषा में अपने अच्छे तरीके से लिख लें। इसका मतलब है सेंटेंस के अंदर क्लॉज होते हैं वो 2 क्लॉज हो सकते हैं, 3 क्लॉज हो सकते हैं, नंबर ऑफ क्लॉज हो सकते हैं, लेकिन कभी भी क्लॉज के अंदर सेंटेंस नहीं होता। सेंटेंस एक तभी पूर्ण बनता है जब उसके अंदर क्लॉज होते हैं। चलो एक एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से हम इसको देख, जैसे आई अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड इन मीटिंग, मैं समझता हूं जो उसने कल मीटिंग के अंदर कहा था। आप इसको ऐसे भी कह सकते थे आई अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड इन मीटिंग यस्टरडे। तो यहां पे आई एक सब्जेक्ट है, अंडरस्टैंड यहां पे एक वर्ब है, तो इसका मतलब ये क्लॉज हो गया। उसके बीच में जो व्हाट है ये यहां पे एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव भी कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। किस तरीके से वो अभी से आगे हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन आप यहां पे सिंपल सा ये रखें याद कि एक सेंटेंस के अंदर हम 2 से ज्यादा क्लॉज का भी यूज कर सकते हैं। क्लॉज क्या होता है यहां पे वो भी मैंने आपको बताया। आई अंडरस्टैंड यहां पे क्लॉज है, आई सब्जेक्ट है, अंडरस्टैंड एक वर्ब है। उसके बाद ही सेड इन मीटिंग, उसने मीटिंग के अंदर कहा। ये कौन सा क्लॉज है ये बाद में बात करेंगे, लेकिन ये अपने आप में क्लॉज है। ही सेड इन मीटिंग, ही यहां पे एक वर्ब है, ही यहां पे एक सब्जेक्ट है, सेड यहां पे एक वर्ब है। यानी मैंने आपको कहा था किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर अगर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है तो उसका मतलब वो क्या होता है, क्लॉज होता है, जिसका कुछ मीनिंग निकले। डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉज की, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ क्लॉज ऐसे होते हैं जिनमें हमें पूरी इंफॉर्मेशन या सेंस मिलती है, यानी सेंस मिलती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हमें पूरी इंफॉर्मेशन या सेंस नहीं मिलती है। मैं आपको वो भी बताऊंगा कुछ कैसे होते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉज, यानी टाइप्स ऑफ क्लॉज की बात करते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स कितने टाइप्स के क्लॉज होते हैं। देखो सबसे पहले 2 टाइप्स के क्लॉज होते हैं, एक तो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, किस तरीके से हम इसको देखेंगे, तो देखो मैं आपको एक शानदार ट्रिक से भी समझाने की कोशिश करूंगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आजाद, जिसको किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं हो, यानी जिसका कोई मतलब निकले, इस तरीके से हम इसको समझते हैं। और इसको एक दूसरे तरीके से मैन क्लॉज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मैन क्लॉज भी इंग्लिश के अंदर कहते हैं। और इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है। और मैंने आपको कहा कि क्लॉज एक तभी बनता है जब उसके अंदर सब्जेक्ट और क्या होता है, वर्ब होता है, प्रेडिकेट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज को बनाने के लिए कौन सी शर्त रहती है, किस तरीके से बनता है, ये तो हम जान रहे हैं, लेकिन सिंपल सा मतलब यही है कि इसके अंदर भी सब्जेक्ट वर्ब होगा। और डिपेंडेंट क्लॉज जिसको किसी पे निर्भर रहना पड़ता है, जो किसी पे निर्भर रहता है, उसके अंदर भी हम सब्जेक्ट और वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन किस तरीके से हम किसी सेंटेंस को पहचाने कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है या ये डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। देखो सिंपल सी बात यहां पे ये है कि अगर आप बात करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं, आई होप डियर फ्रेंड्स आपको समझ आ रहा है। अगर आप इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हो तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर भी हम एक सब्जेक्ट का यूज करते हैं, एक वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन इसका जो मतलब होता है वो हमें पूरा मिलता है, उसे तभी इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। यानी इसको किसी भी दूसरे किसी भी टाइप ऑफ कंजक्शंस, कोऑर्डिनेट हो गया, रिलेटिव प्रोनाउंस हो गया या नाउन क्लॉज हो गया, किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जिसका कोई मतलब निकलता हो, यानी जिसका कोई मतलब निकलता हो, जिसका कोई कंप्लीट थॉट हो, उसे हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। देखो यहां पे इंडिपेंडेंट क्लॉज की मैं अगर आपको ट्रिक दूं, जो अकेला जी सकता हो, इसका मतलब है जो अकेला सरवाइव कर सकता हो, उसे हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और हमारे देश के अंदर एक मिथ चल रही है, एक बात चल रही है कि एक जो लड़का होता है, देखो मैं आपको यहां पे एक समझाने के हिसाब से बता रहा हूं, आप उसको दूसरे तरीके से न लें। इंडिपेंडेंट क्लॉज यहां पे गर्ल और बॉय दोनों एक जैसे हैं, लेकिन यहां पे हमारी एक ऐसी मान्यता रहती है और एक ऐसी सोच रहती है कि जो बॉय है वो अकेले जी सकता है, वो अपने लिए सरवाइव करने के लिए अपने काम को कर सकता है और सरवाइव रह सकता है। तो इसका मतलब हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्या मानते हैं, बॉय मानते हैं, यानी जिसके अंदर हम सब्जेक्ट और वर्ब का भी यूज करते हैं। देखो ये यहां पे ट्रिकी वे से मैं आपको बता रहा हूं, और इसके जैसे यहां पे एग्जांपल मैंने आपको दी है, आई वाज लेट, मैं लेट हो गया, आई वॉज लेट, मैं लेट था। तो यहां पे देखे आई यहां पे क्या है, आई यहां पे एक सब्जेक्ट है, वॉज यहां पे इज़ेमार जो एक्सिलरीज वर्ब्स होती है उसकी सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये यहां पे वर्ब है। तो मैंने आपको कहा क्लॉज के अंदर हमेशा हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब यूज करते हैं, लेकिन इसके कोई कंप्लीट सेंस मिल रही है, इसीलिए हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कह रहे हैं, और इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही हम मैन क्लॉज कहते हैं। जब बात करते हैं हम डिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं, तो डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर भी सब्जेक्ट लगता है और वर्ब भी लगता है, लेकिन इस
इसको पहचानने का सबसे बड़ी बात यह है कि ये कभी भी कंप्लीट सेंस यानी कंप्लीट थॉट नहीं देता है हमें, हमेशा ये हमें आधा अधूरा थॉट देता है, हमेशा हमें ये आधा अधूरा थॉट देता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, जिसका दूसरा नाम सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी कहते हैं, इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। आपके पास एग्जांपल है जैसे बिकॉज आई मिस्ड माय बस, मेरी इसीलिए क्योंकि मेरी बस मिस होगी, क्यों हुई पूरा एक थॉट नहीं। अगर मैं ऐसे कहता आई वॉज लेट बिकॉज आई मिस्ड माई बस, तो ये कंप्लीट सेंस कंप्लीट थॉट मिलता, लेकिन इसके अंदर हमें कंप्लीट थॉट नहीं मिल रहा है, कंप्लीट आइडिया नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ये यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। और डिपेंडेंट क्लॉज की ट्रिक को अगर सही से याद रखना है, इंडिपेंडेंट क्लॉज एक बॉय आ गया, और डिपेंडेंट क्लॉज जो किसी अपने परिवार पे, अपने हस्बैंड पे या किसी पेरेंट मींस दूसरे बंदू अपने फैमिली के मेंबर्स पे डिपेंड रहती है, वो लड़की होती है, ये हमारा मानना है। लेकिन आजकल वैसा कुछ नहीं है, तो इसको हम क्या देते हैं, टाइटल बॉय। यानी जिसे किसी के सहारे की जरूरत हो उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज हो जो अपने आप में ही एक अच्छा सक्षम हो, जो अकेला ही जी सकता हो, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे इनको समझें। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, व्हेन वी वॉन द गोल्ड मेडल, जब हमने गोल्ड मेडल जीता, एवरीवन चीयर्ड, हर किसी ने हमारी क्या की, तारीफ की, तालियां बजाई। तो इस तरीके से यहाँ पे एवरीवन चीयर्ड, एवरीवन यहाँ पे एक सब्जेक्ट आ गया, चीयर्ड यहाँ पे एक वर्ब आ गया, इसका मतलब ये कौन सा, एवरीवन चीयर्ड, हर किसी ने हमारी प्रशंसा की, तालियां बजाई। तो ये यहाँ पे एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसीलिए हम इसको किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर रखते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं व्हेन वी वॉन द गोल्ड मेडल, जब हमने गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीता, तो ये सेंस पूरी नहीं है, कब जीता, क्या क्या, उसके बाद यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज को फिर से मैं एक ट्रिक बता दूं, इंडिपेंडेंट क्लॉज को बॉय मान रहा हूं क्योंकि ये सेकंड वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रिक दूंगा। उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज को हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, गर्ल मान रहे हैं, जो हमेशा किसी पे निर्भर रहता है। डिपेंडेंट क्लॉज की भी कुछ टाइप्स होती है। सबसे पहले डिपेंडेंट क्लॉज को नाउन क्लॉज भी कहा जाता है, ये देखेंगे कौन से ऐसे होते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज जिसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, उसके बाद ये भी देखेंगे कौन से वो मेजर रिलेटिव प्रोनाउन से जिनका यूज करते हैं। उसके बाद एडवर्ब क्लास, ये क्या है इस तरीके से हम देखेंगे, और सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है ये भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बात बताऊं, नॉन क्लास क्या होता है, जो नाउन की तरह किसी सेंटेंस के अंदर एक्ट करता है, जिसकी सेंस एक नाउन की तरह है। जैसे एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूं, आई बिलीव दैट आई विल विन द रेस, रेस यहाँ पे क्या है, दौड़ना एक नाम है, तो इसीलिए यहाँ ये क्या है, नाउन क्लास है। डू यू नो व्हाट द वेदर विल बी, तो यहाँ पे वेदर क्या है, वेदर यहाँ पे एक नाउन क्लॉज की तरह क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। डू यू नो यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, उसके बाद यहाँ पे वर्ब भी है, इसका मतलब ये कौन सा क्लॉज है, ये सेंस किसकी दे रहा है, नाउन की तरीके से सेंस दे रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नाउन क्लॉज कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज की। एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, जिसके अंदर हम हु का यूज करते हैं, हुज का यूज करते हैं, हुम, दैट, विच का यूज करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी जो एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है किसी सेंटेंस के अंदर, ऐसी क्लॉज जो एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। जैसे द बॉय हु यू सॉ एट द बस स्टैंड, द बॉय हु यू सॉ एट द बस स्टैंड कमिटेड ए रॉबरी, जिस लड़के को कल आपने बस स्टैंड पे देखा था उसने क्या किया था, लूट की थी, यानी चोरी की थी। इस तरीके से आप यहाँ पे जो हु है ये एडजेक्टिव क्लॉज की एक विशेषता को बता रहा है, एक यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। उसके बाद द गर्ल हु इज लीडिंग द परेड, जो लड़की परेड को लीड कर रही है, परेड को चला रही है, वो मेरी एक अच्छी दोस्त है। उसके बाद कैन यू सी द बर्ड दैट इज ऑन द फेंस, तो दैट यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी इसका मतलब एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर ही आता है। फेंस मतलब होता है बाड़। उसके बाद बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज की, बात करते हैं दैट एक्ट्स एन एडवर्ब, जो एक एडवर्ब की तरह यूज हो, ऐसा क्लॉज जो एक एडवर्ब की तरह सेंस देता हो, मीनिंग देता हो, उसे हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, शी लाइक्स द रेड कार मोर देन हर हस्बैंड। देखो यहाँ पे मोर देन, ये यहाँ पे एक एडवर्ब क्लॉज की तरह यूज हो रहा है। शी लाइक्स द रेड कार, वो रेड कार को बहुत ज्यादा पसंद करती है, यानी अपने हस्बैंड से भी ज्यादा वो लाल गाड़ी को पसंद करती है। कैसा जमाना आ गया, वेदर यू लाइक इट और नॉट यू हैव टू गो, आपको चाहे पसंद हो या ना हो लेकिन आपको जाना ही है, आपको जाना ही है।
वेदर यू लाइक इट और नॉट यू हैव टू गो। आई एंजॉयड द पार्टी मोर देन यू डिड, मैंने आपसे ज्यादा, कई गुना ज्यादा पार्टी को एंजॉय किया। तो इस तरीके से इसको हम किसके अंदर रखते हैं, मोर देन यहां पे एक एडवर्ब क्लास की तरह यूज हो रहा है। डियर फ्रेंड्स, अब आपको मैं बता देता हूं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होता है, क्योंकि ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमें बहुत ज्यादा सहायता करे। देखो, कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेट कंजक्शंस को जानने के लिए हमें हमारे पास एक एक्रोनॉमियन होता है। एक्रोनॉमियन क्या है, यहां पे हमारे पास फैन वॉइस। सो यू नीड टू रिमेंबर द एक्रोनियम फैन वॉइस। It's an easy way to remember the coordinating conjunctions. We can use to join independent clauses. ये कहाँ पे यूज होगा, जब हम कंपाउंड सेंटेंसेस बनाएंगे। कंपाउंड सेंटेंसेस को बनाने के अंदर जब हम कंपाउंड सेंटेंस के ऊपर पढ़ रहे होंगे और इसको अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे, तो वहाँ पे ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का कंसेप्ट आएगा, इसीलिए आप यूज करें। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो इसके अंदर जो फैन वॉइस का जो एक्रोनॉमियम है, ये हमें क्या बताता है। एफ जो स्टैंड होता है फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, Y for yet and so for, S for so। तो इस तरीके से FANBOYS ये फैन वॉइस एक ऐसा एक्रोनॉमियन है जो हमें हेल्प करता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को रिमेंबर करने में। उसके बाद सबऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होता है, किस तरीके से हम इनका यूज करते हैं, तो वो भी आपके सामने लिखा गया। जैसे मैं आपको यहां पे बता दूं, जब आप इंडिपेंडेंट यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बनाएंगे, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज और यहां पे डिपेंडेंट क्लॉज दोनों का यूज होता है, यानी बॉय प्लस गर्ल दोनों का यूज होता है। ये मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन यहां पे सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सर यहां पे जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं। देखो, कंपैरिजन के लिए अलग होते हैं, टाइम के लिए अलग होते हैं, कंसेक्शन के लिए अलग होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस जो मैं आपको बताने जा रहा हूं और यहां पे भी लिखे, इसको आप लिख लें। रीजन के लिए अलग होते हैं, कंडीशन के लिए अलग होते हैं, प्लेस के लिए अलग होते हैं, रिलेटिव एडजेक्टिव्स ये अलग होते हैं, मैनर के लिए अलग होते हैं। चलो मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे यहां पे आई मिस द ट्रेन बिकॉज आई वाज लेट, मैंने ट्रेन मिस कर दी क्योंकि मुझे देर हो गई थी। तो यहां पे जो बिकॉज है, ये यहां पे क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। अगर मैं यहां पे को आपको दूसरी एग्जांपल दूं, ही हैज लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड होम, यानी हमारे घर पहुंचने से पहले वो जा चुका था। तो यहां पे बिफोर क्या है, बिफोर यहां पे एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की तरह यूज हो रहा है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं यहां पे, अगर मैं यहां पे आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे मैं यहां पे बोलूंगा ही इज द मैन बिकॉज ही इज द ब्रेव पर्सन बिकॉज ही नोज हाउ टू टेकल। तो यहां पे बिकॉज यहां पे क्या आ गया, एक यहां पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की तरह आ गया। तो आपको मैंने यहां पे बताया, इस चार्ट को आप अच्छे तरीके से अपने नोटबुक के ऊपर बना दें, जिसका अगर ये नहीं एक आइडिया को क्या करता है, मॉडिफाइड करता है। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ये किसके लिए जरूरी होता है, ये यहां पे क्या करता है, ये एक आइडिया को और मॉडिफाइड करता है। जैसे टाइम की बात करें हम, अगर टाइम की बात करें, टाइम के अंदर हम व्हेन यूज कर सकते हैं, व्हेन एवर यूज कर सकते हैं, व्हाइल यूज कर सकते हैं, बिफोर यूज कर सकते हैं, आफ्टर दैट यूज कर सकते हैं, अनटिल या वंस यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसके अंदर प्लेस की बात करें, तो प्लेस में हम वियर, वियर एवर, एवरीवेयर, एनीवेयर, इस तरीके से सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। कंडीशन के अंदर हम यूज कर सकते हैं इफ, ओनली इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, अज्यूमिंग दैट का यूज कर सकते हैं। वेदर और नॉट यूज कर सकते हैं। इन द इवेंट यूज कर सकते हैं। रीजन और पर्पस के लिए भी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं, जैसे बिकॉज, एज, सिंस, सो, या उसके बाद कॉन्ट्रास्ट जिसके लिए हम कॉन्सेक्शन कहते हैं, दो, ऑल दो, इवन दो, वियर एज, इवन इफ, इसका भी यूज कर सकते हैं, इवन दो का यूज कर सकते हैं। या फिर कंपैरिजन और मैनर के लिए भी हम इसके लिए अलग अलग से, जैसे मैनर के लिए हाउ, एज, थॉट, एज, इफ, द वे, देन, इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद कंपैरिजन, देन, रेदर देन, वेदर, एज मच एज, वियर एज, इन सभी का हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं लास्ट पे आपको ये बता दूं, कुछ 5 बेसिक रिलेटिव प्रोनाउंस है जो आपको याद रखने हैं, जो हमारी इस कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल और सिंपल कंपाउंड यानी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर यूज होंगे। तो वो है हु, हुम, हुज, दैट और विच। डियर फ्रेंड्स, आज की ये बेसिक वीडियो थी। आज की वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अच्छे तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को हम पढ़ें और सिंपल सेंटेंसेस को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। कभी भी एग्जाम के अंदर आ गया तो उसको ट्रिकी वे से मैं आपको बताऊंगा। डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपने इसके अच्छे तरीके से नोट्स बनाए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डियर फ्रेंड्स, आप सभी की सपोर्ट चाहिए। आई होप यू विल शेयर माई वीडियोज विद अदर, और वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑनलाइन कोर्स ऑन यूट्यूब which will be beneficial for you all. Thank you very much. If you haven't subscribed my channel, please subscribe this channel and press the bell icon so that you can get notification of new video. Thank you very much. Jai Hind.